हम लोगों ने जो भेजा है उसको आप शेयर कर सकते हैं अदर। तो कुछ ही देर में इंशाल्लाह अजमल सर तशरीफ ला रहे हैं। उससे पहले हम लोग आपको एक चीजों का डिस्कशन, जैसा कि एक यूनानी में एक नई रोशनी और नई किरण आई है, उसके एतबार से जो चीजें आज समझ में आने लगी। एकेडमिक तौर से जब तक हम लोग अपनी चीजों को एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक हमें एंजाइटी रहेगी। एकेडमिक तौर पर एक्टिव रहना एंजाइटी को दूर करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम एकेडमिक तौर से अपने को जब तक एक्टिव नहीं करेंगे। हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी या हर्मस एकेडमी का मेन मिशन ये है कि हम लोग अपने तौर पर जो हमारा फील्ड है उस पर हम किस तरह से एक्टिव हों, हमारा जहन और दिमाग किस तरह से अपने कंसेप्ट पर आए। और इस मिशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे कामयाब हो रहे हैं। एकेडमिक तौर पर हमारी किस तरह से काउंसलिंग की जाए कि हमारा मिजाज और हमारी कैफियत यूनानी की तरफ डेवलप हो। बुक तो बहुत थी, गूगल मीट से बहुत नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि हमें जगाती हैं। रहनुमाई मिलने के बाद हम जागते हैं। दवाएं बहुत मार्केट में मिल जाएंगी, बुक बहुत मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन जुनून यूनानी भरने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक नुस्खा बताने के लिए सदियां गुजर गईं, लेकिन हमने अपनी हकीकी चीज को बताने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को छुपाने शुरू कर दिया। उसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं पुराना मिशन। लेकिन जो अजमल सर का मिशन है वो ये मिशन है कि मेरा एक एक कॉलेज से पास आउट होने वाला एक एक स्टूडेंट, एक एक डॉक्टर, उसके अंदर यूनानी की किरण कैसे आए, उसके अंदर जिस एतबार से तकवा यूनानी है उस एतबार से उसका तकवा यूनानी जाग जाना चाहिए। एक बहुत अजीमुशान ये मिशन है और इस मिशन में आपको आगे आना होगा। कहीं ना कहीं हम लोग इस मिशन में कामयाब हो रहे हैं। और हम अपने प्रैक्टिशनर से कहते हैं कि हमारा जो भी तरीका है, जो भी तकवा है, वो हमारे प्रैक्टिशनर तक पहुंचाइए आप। जब आपने किसी चीज को आंदोलन के रूप में लिया वो चीज कामयाब हुई। आज हमारा मेन मिशन ये है कि हम अपने कंसेप्ट के एतबार से अपने डॉक्टर्स को और अपने प्रैक्टिशनर को, अपने स्टूडेंट को, अपने पास आउट होने वाले स्टूडेंट को इस बात पर आमादा करें कि हमारा फ्यूचर किसमें है। आज हम प्रेजेंट को देखकर, आज हम कंफर्ट जोन को देखकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम जिस कंफर्ट जोन में रहे हैं वही कंफर्ट जोन हमारे लिए बेहतर है। नहीं, हमें इस मिशन में आगे आना होगा कि हमारा कंफर्ट जोन, हमारा कंसेप्ट ऑफ यूनानी है, उसको जितना सीखने पर आप लगेंगे, जितना उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से निकलना एक अजीमुशान मेहनत है। हम ये चाहते हैं कि हम एक हेल्थ वर्कर की तरह ना जिए। हमारा हेल्थ वर्कर से निकालकर हमें एक कंसेप्ट पर, हमें एक्सपर्ट फिजिशियन बनाने की मुहिम आली जनाब इज्जत माब हकीम केटी अजमल सर की है कि हमारा एक एक प्रैक्टिशनर एक शान और शौकत से जिए, एक एक प्रैक्टिशनर BMW से सफर करे, एक एक प्रैक्टिशनर अपने 5 स्टार घर बनाए इस यूनानी के जरिए। और इंशाल्लाह आज इस मेहनत में हम कामयाब हो रहे हैं। और यही काउंसलिंग करने के लिए आज हमारे बीच में आली जनाब इज्जत माब हकीम केटी अजमल सर तशरीफ ला रहे हैं।
जिनको आप दिल लगाकर सुनिए, रहनुमाई पूरी लीजिए, आपको ये समझ के चलिए कि आने वाला वक्त आपका है और इस वक्त के साथ कोई भी टकराएगा। जिसने शेखों का उसमें कैसे काउंसलिंग हम बातें कर सकते, क्यों? एक एक चीज इतिबार मिजाज के इतिबार से उनकी मेरिट एंड डीमेरिट, यानी कि उन इसके क्या नुकसान दे, उसके क्या फायदे है उसके अंदर, इसकी अच्छी क्वालिटी क्या, उसकी बुरी क्वालिटी। शायद दुनिया उसकी अच्छी क्वालिटी जानते हैं, इसकी बुरी क्वालिटी नहीं जानते होंगे। जो दिखने वाला अलग रहता है, अंदर का अलग रहता है। इंसान हमेशा याद रखना है, इंसान हमेशा अपना पर्सनालिटी बना के रखता है। व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी हम बोलते अच्छे पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एक्चुअली नकली है। पर्सनालिटी नकली है, वो पर्सोना एक वर्ड से बनी है, पर्सनालिटी मुखौटे बोलते हैं उसको। हर आदमी बहुत सारे मुखौटे, बहुत सारे फेस मास्क पहन के घूमते, हम लोग भी दुनिया आपके पास एक अलग, बेटे के पास अलग, मरीज के साथ एक अलग पर्सनालिटी। अगर बैठे बैठे अपने पास एक अमीर आए तो अमीर से हम कैसे बातें करते, फौरन हमारा ड्राइवर आया तो हमारा फेस चेंज हो गया, रवैया चेंज हो गया। हमारी बीवी आए, बच्चे आए, सब जगह पे इसने हमारी या उसको बोलते हैं हम लोग मास्क पहने, हम लोग सब मास्क पहन कर घूमता है, बदल जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक टाइम पे उनकी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज होने की वजह से एक आयत निकली थी, अबसवतवल्ला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्का में मुकर्रमा में बैठे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी की पूरी उस दौर की अंबानी अदानी जैसे बड़े बड़े लोग बैठे थे, तो बातें कर रहा था वहाँ की, यानी कि कुरैशी के बड़े बड़े लोग बैठे थे। तो बीच में एक फकीर आया सलाम करके, मेरे आका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा उनके तरफ देखा है, मुंह फेर, यानी कि अपनी वो जो ओरिजिनल जो रवैया करते थे वो थोड़ा वक्ती तौर पे चेंज कर दिया, क्योंकि ये बड़े महफिल में ये कौन, मतलब वो टाइम पे हदीस निकले थे, अब मतलब कुरान निकले थे, आयत जो बहुत सख्त तरीके से कुरान अल्लाह ताला ने उनको ये तंकीद की। यानी हर वक्त इंसान अपने अपने फेस को बदलता है, मुखौटा बदलते रहते। एक बड़े शायद एक यूरोपियन एक्टर का एक किताब ने, उसने खुद के किताब में लिखा कि एक्टिंग करना बहुत आसान है, बोलते मैं इतनी किस्म की किरदार अदा किया, जो मैं वो किरदार अदा नहीं करते, जब मैं मेरी असल हकीकत में आते तो मुझे बहुत परेशानी होता है कि हाउ टू बी जब इंसान, क्योंकि वो अलग अलग रोल अदा किए, लेकिन मेरे हकीकत जो बगैर रोल में जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। बोलते हम जब दुकानदारी करता है या कुछ काम करते हैं, जब हम मस्जिद में जाता है तो मस्जिद में जाने के जब हम जूता उतारता है, एक्चुअली हम एक हिसाब से जूता नहीं उतार रहे, हमारी मकोटे उतार रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ जाके एक अलग इंसान बन रहे हैं। मस्जिद में जाने के बाद आपको बहुत ही शरीफ सादगी से अपने आप को पेश कर रहे हैं, अंदर कुछ अलग रहेंगे। बहुत सारे लोग मस्जिद में आए होंगे लेकिन दिमाग अभी भी उनके दुकान में। तो वहाँ मस्जिद में जाने के बाद में हमारी शक्ल सूरत के साथ तो हमारा मकोटे भी हम लोग चेंज कर डालते। तो फक्तन फवक्तन हमारी हर वक्त में हमारी ऑफिसर के सामने, हमारे बॉस के सामने, हमारे शागिर्द के सामने, हमारे और चलता है, ये फेस बदलते रहते हैं। तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत बहुत ही रेयरली जो रियल, तो हकीकत वो जान सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक हकीम हूँ, भले आप कितने भी मकोटा बांध लो, कितने भी बातें करो,
तो हकीम साहब जानते हैं आपकी रियल चेहरा क्या है, क्योंकि आप रियली अच्छे से बातें कर रहे हैं। मुझे मालूम आप सफरा है, इतना गुस्सा होने के बाद आप इतनी तहजीब से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो आपसे कभी मतलब गुस्से से गाली गलौज या आपको ऑर्डर देके आपसे गड़बड़ नहीं करें। जो वो ये नहीं जानते कि उनके बारे में आप जानते हैं, वो इतना जानते हैं कि डॉक्टर है वो बड़ा हकीम साहब। लेकिन जिस दिन उनको ये मालूम पड़ा कि आप उनकी पूरी बनावट से, आपकी दिमाग से लेके, आपकी जिगर से लेके, आपकी सोच से लेके, आपकी दिमाग कैसे काम करता है, सोच के देखो। अगर इंसान को ये मालूम पड़ा है तो उसके सामने आपकी इज्जत क्या है? ये भाई इनके सामने मकोटा, इनके सामने मैं नंगा हूँ, इनके सामने मैं नंगा हूँ। कितने भी कपड़ा पहनो कोई फायदा नहीं, कितने भी चेहरे में मैं फेस मास्क पहन कोई फायदा नहीं। ये हकीम साहब ये मेरी हकीकत जानते हैं। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एज ए नेकेड, मैं उसके सामने नेकेड हूँ। शायद बीवी के सामने भी वो नेकेड नहीं होगा, नेकेड इन द सेंस बीवी के सामने भी एक्टिंग, हस्बैंड के सामने हर जगह एक्टिंग कर, लेकिन हकीम साहब के सामने एक्टिंग नहीं कर सकते। भाई जो है वो है। तो बच्चा हो, शीन शबाब में हो, कहूलत में हो, शेखोत, हर जगह पे अपनी रियल मिजाज के जरिए, यानी कि मिजाज या कैफियत जब बोले को दो ही याद रखने का। मैं हार हूँ क्या, मैं गुस्से हूँ, मैं ठंडा हूँ, मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ। क्योंकि अगर सपोज मैं एक इंट्रोवर्टेड हूँ, अभी आप लोग जानते मेरे बारे में, ये तुम लोग क्या समझते कि मैं एक एक्सट्रोवर्टेड अच्छे मतलब एक लंबी मिजाज की, बातें करते, हंसते रहते, सबसे मिलते रहते। ये मेरा एक मिजाज है, मेरा बेसिकली ओरिजिनल मेरा इनबॉर्न मिजाज है सौदा। तो जब मेरे बाकायदा कॉन्शियसली मुझे कंट्रोल नहीं किया तकवे के साथ, फिर मैं अपनी खुद की मिजाज में आ जाता। मिसाल के तौर पे मैं एक पत्थर मेरे हाथ में, उस पत्थर मैंने ऊपर आसमान में ऐसा फेंके, वो पत्थर ऊपर जाएंगे, कब तक जाएंगे? जब तक वो जो मैंने जो फेंका वो एनर्जी, वो ताकत, वो एक्सटर्नल फोर्स उसके साथ रहे, तब तक वो ऊपर जाएंगे। बाद में नीचे आएंगे वो ताकत, फिर जमीन पे आके गिरेंगे। जमीन पे आके क्यों गिरे वो? बाएतिबार कैफियत या अनासर के, उसके मिजाज के एतिबार से वो सर्द खुश्क है, उसके अंदर हरकत नहीं होना चाहिए, वो खुश्क है, वो हार नहीं है, ठंडा है, एनर्जी है लेकिन हार है, वो जमीन पे ही पड़े रहेंगे। इसके असल मकाम वही है। और आग को मैंने वक्ती तौर पे फूंक के नीचे कर दिया, ऐसा करके वक्ती तौर पे आग नीचे जाएगी। जिस दिन मैंने फूंकना छोड़ दिया तो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो कुदरत में नहीं। अब शायद आप जानता शैतान के बारे में, शैतान की फितरत में, शैतान की तबीयत में झुकने की सलाहियत में अल्लाह ने रखा ही नहीं वो सलाहियत, चाह तो भी नहीं वक्ती तौर पर। लेकिन एक बात सच्चाई से बोले, कौन? शैतान। अल्लाह भी जानता है शैतान को कि शैतान को भी अल्लाह ने बनाया। मेरे फितरत में नहीं तो मैं झुक नहीं सकते, नहीं बोला। मैंने बोला एक चीज ये बोला, मुझे बनाया आग से, आदम को बनाया मिट्टी से, लेकिन ये नामुमकिन है उसके सामने में झुकना या सजदा करना। एक किस्म से उसने सच्चाई वाकई बोला कि मैं ऐसा हूं। शैतान ने वहां मकोटा यानी कि फेस मास्क नहीं पहने, जो है वो हकीकत होता है। शायद अल्लाह को ये अदा भी पसंद हो सकते पता चला हमने जन्नत में जाने के बाद में सबसे पहले हमको शैतान को मिलेंगे शायद, क्योंकि शैतान ने बोला मैंने जो काम करा वो मैं कर डालूंगा। झूठ नहीं बोली, मैं जो करूंगा वो कर रहे, वो परमिशन लेके कर रहे। जब से सबसे ज्यादा दुनिया में सजदा करने वाला कौन थे? शैतानी थे। कोई ऐसी मकाम नहीं जिसने शैतान ने सजदा न किया हो। लेकिन वो सजदा शायद वो सजदा तबीयत से नहीं किए थे, दिल से नहीं किए थे, वो दिखावा के लिए मुंह मतलब मकोटा बांध के उसने सजदा किया होगा, क्योंकि सजदा कर नहीं सकते क्योंकि आग से बनी है। हम उल्टा है,
हम कर सकते हैं लेकिन हम करता नहीं। हमको भी चाहिए हर जगह पे फेस अपनी अपनी जगह के हिसाब से। तो फक्तन फवक्तन हम अपने मिजाज यानी कि अपनी मास्क को बदलते रहते, पर्सनालिटी को बदलते रहते, इसलिए बोलते परसोना। माहौल के हिसाब से हम अपनी चेहरा बदलते रहते। बीवी के सामने आते तो हम एकदम एक नई चीज बन जाते, और पेशेंट के सामने क्लिनिक में हम अलग चीज, एकदम गुस्से में कुछ डॉक्टर लोग बातें करते मरीज से, या कुछ लोग बहुत सीधी सीधी अच्छे से बात करते मरीज से, एकदम इतना अच्छा डॉक्टर इतना अच्छे से बात करते। घर पे जाके बीवी से चिल्लम चिल्ली करते। ये दो पर्सनालिटी हो गए, दो मिजाजे हो गए। तो ये डुअलिटी हकीम साहब के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हकीम साहब सब जानते बनावट क्या है। तो ऐसी जगह पे आपको किसी को काउंसलिंग करना आसान है। काउंसलिंग का मतलब क्या? भाई तुम जो कर रहे, या तुम जो जा रहे, या तुम जो रास्ता इख्तियार कर लिया, ये सही जगह नहीं जा रहे। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम बाकायदा सही ढंग से बताएंगे तो उसकी बेहतरीन साइंस में उसको बता रहे। ये नहीं कि दुनिया के हिसाब से बता रहे कि बाबा तुमको ये करो, अम्मी को डिस्टर्ब मत करो, अबू को डिस्टर्ब मत करो, तुम जहन्नम में जाएंगे, तुम जंगल में जाएंगे। क्योंकि हम वो चीज नहीं बता, हम उससे ऊपर एक चीज बता रहे भाई, कि तुम्हारे लिए बता रहे हैं। तो दूसरे तुम्हारे से तकलीफ हो रहे हैं, दूसरे तुमको तुम्हारी पर्सनालिटी से, तुम्हारी हरकत से तकलीफ हो रही है, वो नहीं बोल रहे, इससे तुमको खुद तकलीफ होने वाला है। क्योंकि ये तुमको इन फ्यूचर तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस टैक्स आपको भरना पड़ेंगे, वो टैक्स के हिसाब से हम उनको समझेंगे तो बताएंगे। अब बीमारी हमने पता है कि हम जब मुआलिजात पढ़ते तो सबसे पहले कहते कि उसूल इलाज में सबब का इजाला करें। सबब का इजाला करें, ये क्या चीज है? सबब का इजाला तो बहुत ही कम लोग, इवन अच्छे कंसल्टेंट का मतलब ही है याद रखने का, सबब बताना। इज अ कंसल्टेंट, दवा लिख के देना कंपाउंडर। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि इसको पाइल्स हो गया, पाइल्स की दवा लिख के भेज दी। भाई सिर्फ गोश्त अंडा मछली खाने से नहीं, गोश्त, तुम्हारा मिजाज सफरावी है, तुम ज्यादा रात में जागा, लेट सोया तो भी तुमको पाइल्स हो सकता है। अब तुम ये बोलेंगे भाई तुम बड़े का गोश्त मत खा, चाय मत पियो, ये मत पियो, बस खलास हो गया। अब तुम उनको ये बोलना भाई तुम्हारी मिजाज, तो वो बोलेंगे अगर किसी ने थोड़ा सा शरारती डॉक्टर है, सर मेरे अब बीफी तो सबसे ज्यादा खाता हूँ, सिर्फ मुझे ये क्यों? तब तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए भाई तुम सफरा है, उल्लो सब बलगमी, वो बच्चे उनके लिए अच्छा है। तुम 60-50 हो गया, अभी तुम्हारे लिए बीफ नुकसान दे, तुम्हारी हाजिमा परफेक्ट नहीं, तुम्हारी जिगर सही नहीं, तब वो चीज को मानेंगे। नहीं बोलेंगे तुमको पाइल्स है इसीलिए तुमको मत खाना, उन लोग को पाइल्स नहीं है। अगर वापस एक शरारती सवाल पूछे, सिर्फ मुझे पाइल्स क्यों हो रहे, दूसरे को पाइल्स क्यों नहीं हो रहे? तो सबब का इजाला करने के लिए, सबब को मालूम करने के साथ, अगर किसी ने सबब के हिसाब से कोई सवाल पूछे, उनको ये क्यों होते, उनको मेरे बच्चे को बार बार नजला जुकाम, और वो बच्चे तो रात में आइसक्रीम भी खाते हैं, स्विमिंग पूल भी जाते हैं, मेरे बच्चे जब देखो बीमार पड़ता है। तो तुमको ये बोलना चाहिए उन बीच बच्चे के अंदर, ये बच्चे में बनावट में, तरकीब में, जेनेटिकली क्या चेंजेस है। अब हमेशा याद रखो, काउंसलिंग के साथ साथ अगर मिजाज को आपने दाखिल कर दिया, वरना आपका काउंसलिंग लिमिटेड हो जाएगी, आधे घंटे में बाहर आ जाए। इसलिए मैं हमेशा कहते कि तुम लोग जितने भी बियोमस डॉक्टर टेलीस्कोप डाल के सुबह 8 बजे तुम जाने की जरूरत, यू कैन बी ए गुड काउंसलर। तुम एक 5,000 रुपया रखो, क्योंकि यूरोप वगैरह में बाकायदा बच्चे को काउंसलिंग के पास भेजता है। यहाँ तक के बच्चे जवान हो गया, लड़का है, उसको अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो माँ बाप परेशान हो जाते।
भाई इसका हार्मोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि जवानी में थोड़ा बहुत बदमाशी करते बच्चे, तो मेरे बच्चे घर पे पड़े रहते, लड़की की तरफ देखता नहीं। तो मैं भी पहले सोचता था कि भाई ये क्या माँ बाप है, बच्चे को गर्लफ्रेंड नहीं समझ के उनको साइकाट्रिक के पास भेजा। मेरा बेटा भी 12 साल का हो गया, मैंने उसको मस्ती मजाक में कभी कभी पूछता है, क्या रे भाई तुमको गर्लफ्रेंड है क्या? तो बोलता अब्बू तुम भी क्या बातें करते, बोला अब्बू सही बात कर रहे हैं, अब्बू तो हर आदमी, अब्बू ये कह रहे कि भाई तुम मामू तुम अगर उस तरफ तुम्हारा थोड़ा ध्यान नहीं है तो तुम्हारे अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं है, तुम्हारे अब्बू थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हैं, तुम इतना शरारती नहीं है, तुम उस तरफ नहीं है, ये तो नहीं तुम इतना एकदम दीनी सूफी या इतना बेहतरीन समझदार हो गया 12 साल में या 14 साल में, इस वजह से तुम मतलब दीन और दुनिया के बारे में सोच के तो नहीं, क्योंकि ये कितने भी अनफेवरेबल कंडीशन में भी आदमी के अंदर जिनसी कैफियत तहरीक होता है। तो मैं अभी ये सोचता कि भाई यूरोपियन लोग ये सोचने के पीछे क्या वजह था, ये सोच रहे कि मेरे बच्चे तो 21 साल का लड़का हो गया, अभी वो कोई लड़की से बातें नहीं करते, लड़की से कोई लड़की की तरफ देखता नहीं, बीइंग एन हकीम हम लोग भी सोचेंगे ना भाई इनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हार्मोनल, कोई मार्जिन की जरूरत तो नहीं, इतने कम उम्र में ऐसा हो गया। तो हम जब काउंसलिंग करता है तो काउंसलिंग इन फ्यूचर, मैं समझता इन फ्यूचर में नहीं, जब से मैंने देखा कोविड के बाद में भी पूरी ग्लोबली दिमाग के अंदर कॉन्शियसनेस लेवल के अंदर बहुत जगह पे तब्दीली हो चुकी है। अब मैं सबको ये कहता है कि मैं भी ये चाहता है कि एक गुड काउंसलर बनूं, लेकिन पेशेंट का इतना रहते 100-150 पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर भी पेशेंट पूछते सर आपका वक्त कम रहते, मेरे बच्चे को थोड़ा समझाना, मेरे बाप को समझाना, बेटे को। तो आप यूनानी को अगर सही ढंग से पढ़े तो आप एक या दो पेशेंट की पर डे काउंसलिंग करो। 6 महीने के बाद का बुकिंग दो पेशेंट को, बोले इतना बिजी है, 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, 5,000 10,000 वो काउंसलिंग इतना उनके ऊपर असर करेंगे, बोलेंगे वाकई मेरे बच्चे बदल गए, जो दवा खाते थे वो बदल गया। ये इतना बेहतरीन इम्पैक्ट होता है काउंसलिंग मरीज के ऊपर। मेरी बातें सुनने के लिए ज्यादातर पेशेंट आते, सर मेरे आपकी बात सुनने को आया, कुछ तो लेके आते साथ में डॉक्टर। कल परसों एक आया भटकल से एक पेशेंट में, बहुत सारे में एक छोटे अभी रिसेंट बातें कर रहे, ऐसे हर दिन होता है मेरे साथ। एक मौलाना है, मौलाना को मैंने कुछ चीज बातों ऐसे करने में मैंने कुछ ऐसे बात निकले तो मैं बोला मौलाना हमने हमारे दीन को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया हमने, मौलाना लोग ने और मदरसा वाले ने, सिर्फ हमारी सोच इतना कोटा कि जन्नत और जहन्नम, इतना छोटा कर दिया हमने। हमारी बातें सब छोड़, दुनिया की तमाम चीज को हमने छोड़ दी, सिर्फ इसके ऊपर खेल रहा है आजकल, इतने मुख्तसर कर दिए। इसके आगे पीछे बाबू सवाब मिलेंगे अदाब मिलेंगे, सवाब मिलेंगे अदाब मिलेंगे, उसकी पीछे जो चीज है वो कुछ की अहमियत ही नहीं, सबको उसी से मतलब है। कुछ लोग अल्लाह को भी नहीं चाहिए, उनको खाली जन्नत चाहिए। अल्लाह को किसको चाहिए अगर जन्नत मिल रहा तो? अल्लाह को किसको चाहिए भाई अगर जन्नत? इतना मुख्तसर हो गया। थोड़ा लंबी चौड़ी मैंने भाषण दिया तो मौलाना बोला कि भाई अब भटकल आ सकते, बोला क्यों? ये सब हम लोग बोलने में डरते। बोला आपने जो सही बोला कि ये आपको बोलना चाहिए स्टेज में खड़े हो, वो भी मौलाना लोग को सामने, कि आप बोलेगा तो ये नहीं कि हम जो बोलेंगे वो दूसरी चले जाएगी। मैंने बोला सुन के अगर अच्छा होना है तो कब का अच्छा हो गया 3 साल। सिर्फ सुनने से नहीं, उस चीज को समझने के लिए काउंसलिंग इनको कहते हैं कि समझना और जानना ये दोनों अलग है। सब जानते हैं लेकिन समझता नहीं। तो काउंसलिंग जब करता है एक यूनानी हकीम, उनकी काउंसलिंग उनके दिमाग तक हिल जाता है।
अपने दिमाग तक हिलना चाहिए। खाली सुनने से, किसी को सुना के हाँ 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 जी जी जी, इससे नहीं, उससे टकराना चाहिए। तुम्हारी काउंसलिंग और उनकी सोच एक टकराव आना चाहिए, उसके बाद वो एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रियल काउंसलिंग। तो सबब का इजाला ये नहीं कि अगर समझे लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से हो रही, लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। कल एक पेशेंट आए, स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क हो गया, मतलब रिपोर्ट में बिफोर हेल्थ, मतलब क्या हो गया था, कुछ किए कि उठाए क्या? नहीं सर, खड़े होके अंडरवेयर पहने थे, खड़े होके अंडरवेयर पहने। मैंने, भाई मुसलमान था, मैंने उनको क्या बताया, हमारे आका ने एक सुन्नत है, बैठ के आपकी पैजामा अंडरवेयर पहन के खड़े हो जाओ, एक सुन्नत का तरीका है। अब वहां भी हमने क्या किया, ठीक है सुन्नत, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, मतलब उसके सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, बोले उसके पीछे एक साइंस भी है भाई, एक मिजाज के एतबार से साइंस है। अब ये बोल रहा कि हर आदमी को नहीं, क्यों नहीं होते थे, मतलब हर आदमी को नहीं होते। जिस बॉडी पे बलगमियत का गलबा है, जिसमें रुतूबत का गलबा है, जिसी कोई वजह से अगर वक्ती तौर पे सुबह उठने में वैसे मोच आने की जैसे ऐसा हेवी फील हो रहा है कमर में, वो टाइम पे तुम चीखने से भी कभी कभी मोच आ जाती। तो ये चीज को अगर सही ढंग से उनको बताए, भाई ये तुम किया करो, अब वो जिंदगी में खड़े होके नहीं पहनेंगे, वो नहीं क्या समझते वो पहनने से नहीं आए। तो ये काउंसलिंग किस तरीके से होना चाहिए कि किसके हिसाब से किसको किस तरीके से करना चाहिए। और जब हिंदू आता है, हिंदू लोग को भी उनके तरीके से समझा सकते हैं, उनकी दीन क्या कहते हैं, उनकी तरीका क्या कहते हैं, वो भी गलत नहीं। यहाँ शिर्क का दखल नहीं, बाकी सब उन लोग जो बताते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे सेहत से रिलेटेड है। तो सबब का इजाला जो अगर नहीं का, जैसे अख्तर ने मैंने पूछे सर वापस आ रहे, अगर सपोज एक मरीज को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर हमने अच्छे से परफेक्टली उसको 1-2 सीटिंग में 5 सीटिंग में इसकी पूरी मूवमेंट, इसकी स्टेबिलिटी मूवमेंट वापस ला लिया, बाद में अगर सपोज उसको तकलीफ हो रही तो आपने ये नहीं बताया था कि भाई तकिया थोड़ा कम किया करो, तुम जो चीज कर रहे हैं या सिस्टम में काम कर रहे हैं, झुक के जो काम कर रहे हैं ये आपको तकलीफ दे रहे हैं, ये भी काउंसलिंग का पार्ट है। या अब मैंने बहुत सारे लोग को कहते हैं कि लेटने असबाब सित्ता ज़रूरिया बता देते, इसके बाद में काउंसलिंग आ जाते हैं। उसके बाद मैं बोलता है भाई तुम थोड़ा सा बलगमी है, इसरे बार बार आते, तो बार बार आने के लिए काम करो, आप 15 दिन में एक बार अब्बे फालिज या अब्बे मुलैयन या कोई भी इत्रिफल सनाई या कोई भी ऐसे कोई चीज से तुम थोड़ा सा समझो परगेटिव मुस्सिल दवा इस्तेमाल किया महीने में 1-2 बार, तो तुम इससे बच सकते। दिस इज ऑल्सो काउंसलिंग। रात में जागना या दिन में सोना, ये सब चीज काउंसलिंग का पार्ट है। अगर हमने उनकी असबाब सित्ता ज़रूरिया के हिसाब से हर चीज को अगर काउंसलिंग में नहीं दी, अभी कल पेशेंट आए, वो भी सेम पेशेंट सर, पूरी बच्चे परेशान है नजले से, ये क्या मुतअद्दी अमराज है क्या पूछ रहे, सब चुप सुबह उठ के छींक के आते, बाप भी छींक रहे, माँ भी छींके आ रहे, सबको क्या सर ये अगर मुतअद्दी नहीं है, इन्फेक्शस नहीं, तो सबको क्यों हो रहे? फिर मैंने समझा असबाब सित्ते ज़रूरिया के हिसाब से काउंसलिंग की। मैंने उनको उठाया कि पानी की बोतल 3-4 दिन अगर गाड़ी में रह के या कहीं पड़े रहे तो उनको पानी पीने को जाते हाथ पकड़ कर रखते, नहीं भाई ये पुराना पानी है, 3 दिन ही हुआ, डरता है पीने में, जबकि 3 महीने के पानी टैंकी में, घर के टैंकी में पड़ा तो बिंदास पीता है, 3 दिन हो गए इसको मत पियो, वाला खराब। असबाब सित्ता ज़रूरिया के हिसाब से माकूल और मशरूर सेकंड में, फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट हवा है। हवा सबसे पहले मुखद्दर, सबसे पहले खराब होता है, तब्दीली में आता है। सबसे ज्यादा तब्दील होने वाली चीज कौन सी है अनासिर में? हवा, बाद में पानी, मट्टी, आग वगैरह। तो सबसे पहले
इजीली ससेप्टेबल है, हवा खराब होना बहुत आसान है पानी से। पानी ढक के रखो तो भी थोड़ा बहुत सही रह सके, गर्म कर। तो एक फैमिली पूरी घर एसी फिट किया, समझो एसी नहीं है, पूरा बंद कमरे में सोता है सुबह से शाम तक, पंगा 5 में चालू है। 3-3, 4-4 महीना हो गया वो घर की खिड़कियां खोल के, केवल खिड़कियां खोलने से धुआं आते हैं, मतलब रोड के नजदीक है, कभी मच्छर आता है। तो सालों साल वो कमरा खुला नहीं, और वो कमरे के अंदर पूरा ह्यूमिडिटी है, और एक ही कमरे में 3 या 4 जन सोता है, बच्चे वही अंदर खांस रहे, उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर भेजे हुए, जितने कार्बन डाइऑक्साइड जितने एक्सपेल किया है, जितनी जरासीम की चीज, जितनी रुतूबती चीज पूरी की पूरी कमरे में, और हम बड़े असबाब सित्ता ज़ोरिया पढ़ के रखिए। तो फैमिली को हिदायत दो भाई, सुबह उठते ही 1-2-3 घंटा 10, 11, 9 बजे या 11 बजे तक पूरा खिड़की, पूरा दरवाजा, पूरा कर्टन को सब खोल के रखो, कमरे में रोशनी आन दो और हवा आन दो। अब यहाँ पब्लिक क्या करते हैं कि खिड़की खोल के रखते हैं। अरे भाई, खिड़की खोलने से तुम्हारी कमरे में हवा थोड़ी आएंगी। हवा एक मादा है, वो मादा जब बाहर निकलेगा तब दूसरा हवा आएगी, क्योंकि मादा वो भरा हुआ है, खाली नहीं है, वो मतरूस है, वो फुल है। वो किससे? हवा से। जैसे हम जब नहाने के टाइम पे जैसे एक मग उल्टा करके दबा के देखो, जितना भी दबाओ दबेगे नीचे, दबते जाएंगे, लेकिन पानी नहीं जाएंगे अंदर। पानी जाने के लिए वहां बाहर नहीं जाएगा। तो वो हवा बाहर जाएगी तब पानी अंदर जाएंगे। अगर आप इनको कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, इसको हम कहते थे कि पुराने जमाने में वास्तु वगैरह, वास्तु अनासिर का इल्म है, वास्तु ये सबसे ज्यादा हकीम को जानना चाहिए। ऑपोजिट जगह पे क्रॉस वेंटिलेशन होने, कोई घर में आज तक क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, सब फ्लैट में रहते हैं, आड़ा टेढ़ा बनाए रहते हैं। एक खिड़की, एक दरवाजा है, वो दरवाजा खिड़की के ऑपोजिट में एक छोटा सा अलग एक खिड़की होना चाहिए, ताकि ईस्ट से या वेस्ट से हवा आए तो खुलना चाहिए। ईस्ट की हवा आए तो वेस्ट की तरफ जाने, वेस्ट में आए तो ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। वो भी हवा का मक्का मालूम होना चाहिए। एज एन हकीम की जगह पे ज्यादा खिड़कियां होना चाहिए, जिस जगह पे कम खिड़कियां होना चाहिए। जहाँ से हवा नहीं आते वहाँ बड़ा खिड़की खोल के रख के फायदा नहीं, वहाँ भी हिकमत है, वहाँ भी हिकमत है अनासिर का। अब तुम अनासिर को आड़ा टेढ़ा करके इस घर बनाया, उसके अंदर सो रहे, सब बच्चे छींके आ रहे, और डॉक्टर से पूछ रस रही जब से मैंने बच्चे को सेट्रिसिन खिला क्यों से न जाते। तो जब आप काउंसलिंग करते हैं किस कमरे में सोते हैं, किस हिसाब से तुम सोते हैं, तो जब कोई बदला तो बोलते सर 80% अभी आराम है, धीरे धीरे ऐसा लगता है आप मुकम्मल आराम हो जाएंगे। आपने जो लेक्चर दिए, लेक्चर मतलब क्लास ली, क्लास का मतलब आपने जो काउंसलिंग की, वो बाकी पूरी घर, हमारे घर के अंदर बदलाव लाए। खाना खाने के टाइम पे जमीन पे बैठ के खाया करो, सुन्नत है। संडास जमीन पे बैठा करो, यूरोपियन में मत बैठो। ये एक काउंसलिंग है। किसके लिए? ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ये परहेज बोलो या कुछ भी बोलो, ये काउंसलिंग है। मेरे पास आना है तो मैं जो हिसाब से बोलेंगे वैसे आपको जिंदगी बिताना है। आपके हिसाब से चल के बीमार होके मेरे हिसाब से इलाज नहीं करूंगा, जब मेरे हिसाब से करें। तो मैंने हमेशा एक स्टोरी, आप लोगों ने सुना होगा स्टोरी, कुछ लोग सुना भी नहीं होगा स्टोरी, और एक बार सुन लीजिए। एक चाइना में एक रिवाज था आज से 3000 साल पहले। मरीज जब बीमार नहीं पड़ता, जब तक वो मरीज बीमार नहीं पड़ता तब तक मरीज को, डॉक्टर को बाकायदा, हकीम को बाकायदा हर महीने में, हर साल में पैसा देते रहना, क्योंकि वो बचा के रख रहा है। कौन? डॉक्टर उसको बचा के रख रहे बीमार होने से। जिस दिन मरीज बीमार पड़े, उसकी खुद की मरीज, उसी दिन से हकीम को या डॉक्टर को, मरीज को पैसा देना पड़ता है, जब तक वो अच्छे होने तक। जब तक वो मरीज अच्छे होने तक उसके टीए, उसकी पॉकेट मनी, उसकी दवा के खर्चा मरीज, डॉक्टर को उठाना है। उतना
अपने डॉक्टर के पीछे आ जाए, वो सरेंडर करता कि डॉक्टर जो बोला उसके अलावा कुछ नहीं, तो डॉक्टर के हिसाब से जी रहे। अगर मेरे हिसाब से तो वो अगर बीमार पड़े तो हमारे वजह से कि हमने बराबर उसको बाकायदा काउंसलिंग नहीं की, बाकायदा काउंसलिंग भी नहीं किया, बाकायदा उसको हिदायत नहीं दी। काउंसलिंग अगर किया होता तो फिर वो बोलेंगे सर मैंने रात में जाके बीफ खा लिया, फिर वापस तो मैंने तुमको नहीं सर आपने कुछ बताया नहीं भी, आपने सिर्फ दवा लिख के मुझे भेज दी। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार डॉक्टर है, तो पैसा डॉक्टर को भरना है। जब तक मैं अच्छा नहीं होगा फाइल्स, तब तक मेरा खर्चा पानी डॉक्टर उठाएंगे। जब तक मैं सेहतमंद हूँ तब तक आप डॉक्टर को पैसा देते जाइए। सोच की तो कितना अच्छा एक तरीका है। अगर आज भी रहा हो तो हम लोग सब लोग भागे होंगे बंद क्लिनिक और मरीज बने होते। बहरहाल ये सब हमारे चीज है, ये इस्लाम की या हमारी चीज था ये सब चीज। हम सिर्फ जन्नत और जहन्नम की उसी तलाश के अंदर, उसी के अंदर महदूद हो गया। उसके पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे क्या मंदिक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पास क्या चीज है, वो सब हमको जानने की मतलब ही नहीं। हम सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान दो। तो अभी आप देखते हैं जो सूफी लोग की जो लाइफ जिंदगी उठा के देख, सूफी लोग जो हम जिस मकाम में यानी कि हम जिस सोच में रहते हैं, यानी कि जन्नत और जन्नत की सोच, उसके अलावा उनकी सोच उसके ऊपर है। उनकी सोच उनके ऊपर है जन्नत और जन्नत। वो क्या बोलेंगे? अल्लाह तो मुझे जन्नत भी जहन्नम भी दे दे। मेरा जिंदगी का मकसद जन्नत और जन्नत, मेरा जिंदगी का मकसद तुम है, तुमसे मिलना, तुमसे मतलब लीन होना, ये मेरा मकसद है, ये मेरा लाइफ का मकसद है। इन्हें ना मोक्ष कहते हैं जो इन लोग। हमारा मकसद यहाँ खत्म हो जाता, हमारा दर्जा। जितने भी बड़े आदमी से पूछ के थे उनकी मकसद जन्नत और जहन्नम क्या। जन्नत और जहन्नम के सोचने की जरूरत ही क्या इंसान को सोचने की जरूरत ही क्या? या उनकी मकाम। अगर सपोज मौत वाकई ना होती, इंसान को मौत एक चीज आई नहीं तो दीन ही नहीं है। मौत की वजह से तो आया ना। अगर मौत का कोई नजरिया ही नहीं, फिर जन्नत और जहन्नम का नजरिया भी खत्म हो जाएगी, फिर दीन का नजरिया सब खत्म हो जाएगी। मौत की वजह से हम ये सब चीज सोच रहे हैं ना। तो हमारी सोच एक महदूद है हर मामले में। तो यहाँ जो काउंसलिंग की जो चीजें, इंसान को काउंसलिंग की इतनी जरूरत है। कुरान को हम जब पढ़ता है, जिस नियत से पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है ये मेरे से मुखातिब है। अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से सोच रहे हो तो आप हर चीज मैथमेटिक्स कुरान में दिखेगी। आप अगर समझो लिटरेचर के हिसाब से कुरान देखो, आपको इतना लिटरेचर की इंतहा दिखेंगे। आपको रहमत के बारे में बात सोचे तो पूरी रहमत दिखेंगे। आप अदाब के बारे में सोच के कुरान पढ़ तो आपको अदाब ही अदाब नजर आएंगे। मतलब हर जगह पे कुरान उसकी जो सोच जो है ना, काउंसलिंग बदल रही है। जब आपके पास जो बच्चा आता है, जिन्हें नमू का बच्चा है, अभी मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट रखा रहता है, भरपूर मेरे क्लिनिक में चॉकलेट रखते हैं, अच्छे महंगे चॉकलेट। जो बच्चा आता है मैं उनको चॉकलेट देता है और उनसे बातें करता है। वो माँ बाप क्या कहते हैं, बोलो वो कहीं भी जाता नहीं, वो यूनानी का वर्ड सुनते, कल्लाई का वर्ड सुनते, सुबह तैयार हो जाते। क्योंकि मुझे मानने में वो शिन्ने नमो के अंदर हाउ टू इन्फ्लुएंस, वो बेबी को कैसे इन्फ्लुएंस करो, उसको डराना नहीं। माँ बाप डरा के रखता है। शिन्ने शबाब के अंदर हमको मालूम है, शिन्ने शबाब के अंदर गर्मी के मौसम में, इंगुलाब के मौसम में सबसे लड़ता है। मोहब्बत भी है, अदावत उतना भी है। अगर नहीं मिला तो उसको मार भी डाल देते हैं। तो कोई यही जैसा है। शिन्ने कहूलत में अलग है, सिंपैथी चाहिए, केयरिंग चाहिए। वो एज 40 to 60 में वही रहता है। शिन्ने शेखोकत में अलग है। तो आप
मिजाज के एतबार से काउंसलिंग करेंगे, वो काउंसलिंग आपके ऊपर इफेक्ट करेगी, वो आपकी जेनेटिक जीन तक जाएंगे वो इफेक्ट। ये नहीं कि आपने वक्ती तौर पे कुछ बातें कर दिया और उसके बाद में बातें खत्म कर दी। तो मिजाज के एतबार से इसीलिए आपको मिजाज को अच्छी तरह से सीखना, यानी कि मिजाज को जानना आपके लिए जरूरी, इसलिए कि आपको सफरा को कैसे हैंडल करना है, बलगमी को कैसे हैंडल करना, भले कोई भी बीमारी नहीं, उससे कैसे बातें करना, ये काउंसलिंग। वो आपकी हर बात को जैसे पत्थर की लकीर जैसे लिख के रखी। बहुत सारे पेशेंट आके, सर आपने वो 25 साल 30 साल पहले जो बोले थे, तकिया मत रखना या ये मत खाना, उसके बाद में मैंने हाथ ही नहीं लगाया, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। काउंसलिंग का इम्पैक्ट ये होता है। तो मिजाज जाने बिगर, अनासिर जाने बिगर, कैफियत जाने बिगर, असबाब सिद्दे जाने बिगर, सिर्फ आई वांट टू बिकम ए बेस्ट काउंसलर, मैं बोलता हूं इन फ्यूचर आपको काउंसलिंग करने से आपको कोई रोकेगा ही नहीं। आपसे ये नहीं पूछेंगे आपको साइकियाट्री का डिग्री है क्या या साइको एनालिस्ट है क्या, ये आपसे कोई नहीं पूछेंगे। यू आर ए बियोमस डॉक्टर, तुम अपनी थियरी के हिसाब से अपनी मरीज से बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी थियरी के हिसाब से आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है शेयर का कोई भी मसला रहने, कोई भी मामला रहने, अगर आप उनको काउंसलिंग मिजाज के एतबार से करेंगे, दुनिया की कोई भी साइंस इतनी परफेक्टली, इतनी लॉजिकली, इतनी फिलोसफिकली, इतनी मैथमेटिकली, यानी करेक्ट भाषा में आप उनको समझा सकता है। तो इसको आप एक पार्ट बना दीजिए, भले आप हकीम हो या ना हो। आपकी लाइफ में बच्चे को काउंसलिंग करना है, स्टाफ को काउंसलिंग करना है, मरीज को काउंसलिंग करना है, बीवी को काउंसलिंग करना है, पूरी हाम उजूम आपको एक बड़ा स्कूल में लेके गया तो स्कूल के बच्चे को काउंसलिंग करने के लिए हकीम साहब आए। पब्लिक क्या बोलेंगे, इनको क्यों काउंसलिंग करना, इनको कोई साइकियाट्रिक इश्यूज नहीं। हर आदमी कहीं ना कहीं छोटी मोटी एंगल में सब पागल है, कुछ लोगों को जाहिर होता है, कुछ लोगों को जाहिर नहीं होता है। तो बड़े कॉलेज पे लेके गया या कोई बड़े उस्तादों की महफिल में लेके गया। उस्तादों की उस्तादी ये नहीं जानते कि इंसान चार में बैठे सब उस्ताद है, आदिब फासिल है, आदिब कामिल है, सब बोलेंगे दुनिया की बातें बोलेंगे, लेकिन उनकी जो बनावट में बोले नहीं इसमें 4 किस्म के लोग बैठे, उनको खुद नहीं मालूम चारों में से कौन है। तो 4 किस्म के हिसाब से उनको काउंसलिंग करो। उसमें शायद एक दिन एक ये भी किया करो कि एक मश्क दिया करो काउंसलिंग क्लासेस में, एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसमें गरम लोग क्या रहे, कौन कौन है गुस्से वाले लोग, तुम क्या क्या पसंद करते हैं। सर मुझे इमली अच्छा है, नींबू अच्छा है, कैरी अच्छा है, मैं खट्टी चीज अच्छा है। ठंडे वाले लोग बोले हमको गरम चीज अच्छा है, गरम कॉफी अच्छा है, गरम चाय अच्छा है। तो उनसे पूछ के देखो ये मतभेद क्यों, सबको एक चीज पसंद क्यों नहीं। तो सबका पसंद, सबका नापसंद ही डिफरेंट है। तो सबके तुम बात करेंगे तो बात करने का स्टाइल भी अलग होना चाहिए। ऑफिसर किस ऑफिसर के पास जा रहा है, किम साहब मैं फलाने ऑफिसर के पास जा रहा हूँ, फलाना ऑफिसर का मिजाज सफरावी है, वहां जाके उल्टा सीधा गुस्से में आड़ा टेढ़ा बॉडी लैंग्वेज बना के उनसे बातें मत किया करो, फेल हो जाएंगे या तुमको बात नहीं बनी। भाई कायदे से उसके सामने जाके झुक जाओ, सरेंडर करो। बोलते ना गधे को भी बाप बनाओ, उसको बाप बनाओ, वो आपको सपोर्ट करेंगे। दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ काउंसलिंग। अब तुमसे ज्यादा कौन जानते हैं काउंसलिंग, कौन सी कपड़ा पहनना चाहिए, दिस इज अ काउंसलिंग। कौन सी खुशबू पहनना चाहिए। कुछ लोग थे ना मौलाना लोग अच्छे नहीं सा ऊद वगैरह लगा के पूरी लगा के आ जाते हैं। तो हमारे दिमाग में आते भाई आदमी कब उठ के जाए सर दुख, क्योंकि भाई सफरा भी हो सकते, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग खुशबू परेशान। उनको काउंसलिंग किया करो, भाई खुशबू खुद के लिए थोड़ी लगा रहा तुमको ये खुशबू पसंद हो सकता है। खुशबू और कपड़ा हमेशा याद रखने का, दूसरे की पसंद का पहनना चाहिए। तुम क्या तुम्हारे कपड़ा देख के वाह वाह बोलेंगे क्या?
कपड़ा दूसरे के लिए पहना करो। तुम्हारी पसंद लाल होगा, सामने वाला का पसंद व्हाइट या ग्रीन ब्लू कलर होगी। तो हमेशा कोई भी परफ्यूम, ये भी काउंसलिंग, पेशेंट बोले ये परफ्यूम मत इस्तेमाल किया करो, ये परफ्यूम मत इस्तेमाल किया करो। उसके लिए आपको उसका मालूमात होना चाहिए, परफ्यूम की मिजाज क्या है, गर्म क्या है, सर्द क्या है। भाई तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल सबसे ज्यादा इंसान की नजर मोबाइल में रहती है। भाई ये मोबाइल, तुम ठंडा आदमी है, मोबाइल थोड़ा सा इसका कवर लाल इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारे लिए अच्छा है। ये मोबाइल ब्लैक कलर है, ब्लैक हमेशा देखते देखते तुमको प्रॉब्लम हो सकते है। ब्लैक चेंज करो, थोड़ा दिमाग में तुमको तहरीक दे, तस्कीन चाहिए तो ब्लू कलर का डालो, या रेड कलर का डालो, या व्हाइट कलर का, या ऑफ व्हाइट। आपके मिजाज के एतबार से जिस चीज से आप ज्यादा वाबस्ता है, ताल्लुकात है, वो उसको हिसाब से तुम उसको ये करो। हर मामले में अगर एक मरीज आके तुमसे बात करने के टाइम पे मरीज हकीम साहब ये कह रहे कि हजरत ये कह रहे कि कौन सी मोबाइल की कवरिंग इस्तेमाल करना है, यहाँ तक मेरे हकीम साहब, मेरी हजरत जानता है मैं कौन सी रुमाल रखा करूं ताकि मुझे फायदे या मुझे सेहतमंद बनूं। दैट इज द रियल वे ऑफ काउंसलिंग। अब इसके लिए आप एक बैठ के सर मुझे जरा काउंसलिंग का थोड़ा नोट लिख दीजिए, क्या क्या बोलूं मरीज से, क्या क्या कहूं। वापस अनासिर पढ़ो, वापस मिजाज पढ़ो, उसकी क्वालिटी पढ़ो, अपनी पेशेंट को, अपने सामने वाले की मिजाज जानो, मिजाज जान के उसके हिसाब से बातें करो, मिजाज के हिसाब से ना बोलना या हाँ बोलना। दैट इज व्हाट इज काउंसलिंग। ओके, ये सब ये मेरा ख्वाहिश है जिस दिन आप काउंसिल करना सीखेंगे आपके पास मिनिमम 100-150 पेशेंट रहेंगे पर डे, परेशान हो जाएंगे आपकी बातें सुनने के लिए। पब्लिक कभी पूछेंगे बाबा है क्या, हकीम है क्या, क्योंकि ये हर चीज दिन के एतबार से भी दुनिया के एतबार परफेक्ट बातें करता है। अगर एक बाबा कुछ ने बोल दिया ये पहना करो, बाबा से पूछे कि हिम्मत नहीं रहती, क्यों बाबा लाल सफेद क्यों नहीं? हमें से अगर मस्ती में भी पूछे, भाई पूछो ना साहब, एक सवाल पूछवाते मैं सारे पेशेंट से, मैं बहुत सारे पेशेंट से पूछवाता, पूछो ना तुम सब सुन, मेरा बात सुन के क्यों जा रहे? मैंने बोला लाल कपड़ा पहनने, फिर लाल की थोड़ा फिजिक्स सिखा देता उसको, या उसको केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो समझ जाते हो। तो क्या समझते कि बाबा नॉर्मल बाबा नहीं, बहुत बड़ा बाबा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जनरल टॉपिक ही चाहिए, धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन में जाएंगे। जैसे डॉक्टर अलाउद्दीन का हमेशा कंसेप्ट रहते, बिजनेस तो उनका साइड रहते, उनकी एक ही अलाउद्दीन का जोर जबरदस्ती, उनकी सफरा उछलता है जो पढ़ाने के मामले में। आज भी मुझे जाना है लेकिन उन्होंने बोला सर आपको लेक्चर लेना है, उसमें ना एक्सक्यूज नहीं, उसकी सफरा वो जानता है कि वो सफरा है और मैं जानता हूँ मैं सौदा हूँ। मेरे पीछे कोई चाबी दिया तो अच्छा हो जाते, मैं जानता हूँ सफरा है, वो मानेगा भी नहीं। कौन? अलाउद्दीन। तो मानना ही पड़ता है। तो अपनी हर चीज को इस इत्मीनान से बात किया करो। शुक्रिया सर, बन जाएंगे। लेकिन सर आप सौदा नहीं है आप मुरक्कबुल कुआ हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे मास्क हैं। हम भी थोड़ा हकीम होगा ना आपकी सरपरस्ती में। बोलते ना कोई चेहरा, एक शेर है, चेहरा बदल बदल के मिल रहा है लोग मुझे, चेहरा बदल के लोग मुझे, ये क्या जुल्म हो रहा है मेरे सादगी के पीछे। जी समझा इंसान। जी वक्त के हिसाब से चेहरा बदलते रहते, वो लाजिम भी है कभी कभी बात बनने के लिए। कुदरत तो मताउल गुरूर है ना, दुनिया मताउल गुरूर है, दुनिया खुद एक मास्क है, वो रियलिटी नहीं है। करते रहते। आज ही मैंने रात में पढ़ा किताब, कल रात में क्या पढ़े, करंजुआ से तो सबसे ज्यादा मैं खेलता हूँ, अपने अफसल महफिल वगैरह। करंजुआ को पाउडर करके दूध में अगर चेहरे में लगा दिया जाए
तो कहते हैं कि जो चेहरे से ऐसा चमक उठेंगे सूरज के जैसे, बोलते हैं इतना चमक आ जाते बोलते हैं। अगर आपको कुछ नहीं तो सब ये मैफसिल जो है ना, मैफसिल में थोड़ा सा काली मिर्ची है, अगर आप डायरेक्ट करंजुआ को भून के पाउडर करके, जिसको शादी विधि होने वाले एक हफ्ता पहले, उनको बोलो भाई जरा दूध में एक लेप लगाया करो, 1-2-4 दिन में आपको नजर आएंगे, एक हफ्ता लगाने की जरूरत नहीं। गुड, थैंक यू डॉक्टर। दूध में जी सर, ठीक है सर। सफूफ किस्नीजी का एक पेशेंट ने बड़ा तो मुरीद हो गया सर, आपके कोटा तक भेजा है, उसको गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था 6 साल पहले, तब से उसको गैस्ट्राइटिस और पूरे बदन में दर्द आता, खासकर पीठ में, उसको आराम नहीं। डॉक्टर तो दवा खा परेशान था, मेरे पास आया था, लेडीज थी, तो मैंने कहा अच्छा इसको ले जाओ, उसके बाद फिर हमको बताना। वो आई सर 10 डब्बा ले गई, उसको कोटा तक भेजिए और मुरीद हो गया। आपका शुक्रिया अदा कर रही थी, मैंने कहा ठीक है बता देंगे। हमने कहा भाई हमारे सर ने बनाया, उन्हीं का प्रोडक्ट, उनके लिए दुआ भी कर दो। अल्लाह जी हर चीज बेसिकली याद रखना डॉक्टर, हर चीज अल्लाह ताला ने इस दुनिया में साफ सुथरा अंदाज में आदम के मतलब पूरी लोग को बता दिया। हमने सही ढंग से पढ़ा नहीं, सही ढंग से देखा नहीं, सही ढंग से उसको सोचा नहीं, और गलती दूसरे के ऊपर या चीज के ऊपर डालते हैं। पब्लिक आते हैं हमारे पास अक्सर बहुत टेंशन में, मुसलमान बोल, तुम टेंशन में तो तुम मुसलमान नहीं है, तुम्हारे दिमाग में टेंशन लेके आके खुदा को तुम ठहरा रहे, ये वक्त को ठहरा रहे, हालात को ठहरा रहे, दुनिया को गलत बुरा बोले, तुम्हारे चेहरे में खिचड़ी बनाए, उनकी जिम्मेदारी दूसरे क्यों लो? तो हर चीज सादगी से अच्छे से बना के रखी। बीइंग एन हकीम, हम हर जगह पे एक आइडियल, एक मिसाली, एक क्लासिकल होना चाहिए, हर चीज एतबार से, बात करने के एतबार से, हिदायत बोलने के एतबार से, हर चीज में हमारे अंदर वो सादगी, अच्छाई रहना चाहिए, तब आपको दिख के आएगी। थैंक यू सर। करंजुआ का रेडीमेड पाउडर यूज कर सकते हैं? साहब करंजुआ का रेडीमेड पाउडर यूज कर सकते हैं? करंजुआ का रेडीमेड पाउडर कहाँ मिल रहा है डॉक्टर साहब? सर वो मिलता है। वेरी गुड। करंजुआ का रेडीमेड पाउडर याद रखो, काम आप इस्तेमाल कर सकते। इसकी मिजाज गर्म खुश्क होने के बावजूद भी ये हाफिज, काबिज एंड मुजफ्फिफ है, और एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक भी है। उसको सिर्फ आप दूध में मिक्स करके लगा दिए तो पूरे पुंसी दब जाएंगे, मुहासे दब जाएंगे। जब आप एक चीज याद रखो, जब मैं बीओमा सेकेंड ईयर में था, 88 में, शायद आप पैदा भी नहीं होगा, 88 में शायद, तो मैं करंजुआ हर जगह पे मैं करंजुआ इस्तेमाल करते थे। जो जितने उस उम्र के लड़कियां मेरे पीछे थे, सेरो कैप्सूल चाहिए करंजुआ, तो मुझे नाम रख दिए थे करंजुआ। और मेरा हर्मस फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत ही हुआ मैफसिल से। उसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करते, अस्थमा में इस्तेमाल करता, अंदरूनी तौर पे चेहरे में उसको लगाने के लिए, पिंपल्स के लिए देते हैं, वजोल मुफासिल में देता हूँ, शुगर में भी करंजुआ मैफसिल अच्छा काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करते हैं, बहुत चलते। लेकिन कुछ लोग को, सफरावी लोग को थोड़ा एहतियात से किया करो, उनको थोड़ा सा किसमिसी या कोई सर दवा के साथ इस्तेमाल किया करो। डॉक्टर थैंक यू। अख्तर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। अख्तर भाई जी सर। हमारी बात पे जो टॉपिक आज निकले, जी सर, वो एसीएल इंजरी के सर पेशेंट होते हैं, एसीएल स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, लिगामेंट इंजरी जो होती है, उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सर क्या है?